हेलो दोस्तों, माई सेल्फ LR सोलंकी, नर्सिंग ऑफिसर CGSS। दोस्तों, आज जो मैं बात करूंगा वो 80-20 के रिगार्डिंग बात होगी और किसी भी मुद्दे के रिगार्डिंग बात नहीं होगी। किसी भी कोचिंग का अपन प्रसार नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको 80-20 के मुद्दे के बारे में मैं आपको अभी तक क्या हुआ, कैसे हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, पूरी रणनीति के तत्व बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक आप खुद अकेले प्रयास करना बंद नहीं करोगे ना, तब तक इस मुद्दे से आपको कोई नहीं हरा सकता है। मतलब अपने खुद का प्रयास कंटिन्यू रहना चाहिए। जब भी मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो, किसी कोचिंग को गाली दोगे, अरे कोचिंग वाले कुछ भी नहीं कर रहे। दूसरी गाली दोगे, गर्ल्स वाले कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये न तो आप गर्ल्स ने कुछ किया है 80-20 के लिए, उन्होंने कुछ डिमांड भी नहीं की। ऐसे भी नहीं कि एम्स को उन्होंने को लेटर लिखा है कि उन्होंने को पर्सनली कोर्ट में को लेटर लिखा है कि डिमांड की है कि भाई हमको 80% दो। मैक्सिमम गर्ल्स इसके अगेंस्ट है। बट लड़के क्या करें, लड़कियों की टांग खींच रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि लड़कियां आगे नहीं आ रही है। तो उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले आप लड़के तो आगे आए, उसके बाद में वो आगे आएंगे। और जब आप किसी को बार बार उनको दोष दोगे तो वो आगे नहीं आएंगे। तो उनको हमेशा पॉजिटिव रखो। आप उनको कभी भी उनको दोष देना बंद कर दीजिए। अपना खुद का प्रयास कंटिन्यू रखिए, मैं अपना प्रयास कंटिन्यू रखोगे, सब अपना अपना प्रयास अगर कंटिन्यू रखेंगे ना, और वो कंटिन्यू प्रयास एक जगह अगर मिल गए ना, तो आपका 80-20 तो क्या देश के हर मुद्दे पे सुलझ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बात करूँगा कोचिंग की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्रेशर लोग रहते हैं 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठ के डायरेक्टली व्हाट्सअप देखा, चलो कौन सी कोचिंग है, अरे कोचिंग वाले कुछ भी नहीं करते। तो मैं बता देता हूँ 2017 का मैटर है, उसमें मैक्सिमम पेमेंट पैसे कोचिंग वालों ने दिया है। 2000 अभी जो पटना केस में भी कोचिंग वालों ने पेमेंट दिया है। अगर पर्सनली मेरे से बात करने किसने दिया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे सबका पता है कौन पैसे देता है कौन नहीं देता है। तो आप उनको बार बार क्यों आप उनको जलील कर रहे हो, क्यों उनको बोल रहे हो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। भाई आप आगे तो आओ, फील्ड में तो आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं भी DMMS या GMR या मिशन आई के डायरेक्टर आके 10 दिन के लिए फील्ड में किसी जगह धरना देने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, वो तो इस टाइम नहीं आ पाएंगे। वो आपको क्या करेगा, आपको गाइडेंस कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए वो नहीं, ऐसे नहीं भाई आपको फील्ड में आके चलो एक बार आ भी सकते हैं, जैसे अपने फर्स्ट रैली भी हमने करवाई थी। ठीक है, तो 1-2 बार आ सकते हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं कि भाई आगे से लीड करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कड़वी बात है, जरूर किसी को बुरी लग सकती है, बोले कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन बुरी लग सकती है। तो मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मेरे कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे मेरा पहला पॉइंट है, किसी भी गर्ल्स को आप पर्सनली कुछ भी नहीं बोलोगे, ना ग्रुप में बोलोगे, ना कुछ नहीं बोलोगे। हो सके तो किसी को आप पॉजिटिव एनकरेजमेंट कीजिए। ठीक है, उसको पॉजिटिविटी दीजिए कि भाई रियली गलत है। और मैक्सिमम गर्ल्स को पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी कोई रिलेटिव, उनके कोई हस्बैंड, उनके भाई इस प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनको अच्छे से पता है। तो आप उनको बार बार ऐसे मत बोलेंगे आप आगे नहीं आ रहे, आगे जरूर आएगी। क्योंकि मेरे पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी गर्ल्स कॉन्टैक्ट में हैं, और मैक्सिमम गर्ल्स 70 से 80% गर्ल्स इसके सपोर्ट में नहीं, 80-20 को सही नहीं मानती है। लेकिन उनका कहना है कि सर बार बार लड़के ऐसा बोलते हैं कि हमारी क्या गलती है, और एग्जैक्टली सही बात है, लड़कियों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, सेकंड बात मैं करूँगा कोचिंग सेंटर। तो किसी भी कोचिंग को गालियाँ देना बंद करो, क्योंकि आपकी गालियाँ देने से मैटर सुलझेगा नहीं, मैटर उलझेगा। क्योंकि कल अगर कोचिंग वाले ने बोल लिया कि भाई चलो जो भी तुम्हें करना है, तुम्हें गालियाँ देनी है तुम दो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आपको इस केस के लिए वापस अगर आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से करोगे। कि एक बेरोजगार स्टूडेंट पर स्टूडेंट 1000 रुपीज़ भी दे सकता है, नहीं दे पाएगा। ठीक है, 100 रुपये भी अगर मांगने में उनको ऐसा लगता है कि नहीं लेना चाहिए बेरोजगार से, तो आप उनको ऐसा मत कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स मेरी ये कि आप कंटिन्यू प्रोसेस में रहिए। फोर्थ, बहुत सारे बेरोजगार लोगों का मैसेज आता मेरे पास में, सर किसके साथ जुड़े। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, अब इस टाइम आग लगी हुई सभी लड़कों के दिल में, जैसे केट का डिसीजन आ गया, सभी लड़कों के दिल में आग लगी हुई है। लेकिन लड़कों का कहना है कि सर किसके साथ जुड़े। मैं देखो दोस्तों, उन टीम का नाम जरूर बताऊंगा जो वॉइस, नर्सेज फॉर वॉइस, ठीक है, और दूसरी अपन बात करते हैं जो अखिल भारतीय बेरोजगार नर्सिंग संघर्ष समिति है। आप उन टीम के साथ जुड़िए। पर्सनली किसी मिशन हाई टीम या XYZ सोलंकी टीम, ऐसे किसी भी पर्सनल टीम से आप मत जुड़िए।
क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि पर्सनली किसी का अपने को प्रसार नहीं करना है, तो आप एक नर्सिस का जो कॉमन प्लेटफॉर्म है उसके साथ जुड़िए। देखो दोस्तों, बेरोजगार लोग हैं मेरे साथ, मेरी टीम के ही हैं, नरेश जी, ठीक है, विष्णु, आपको एपी भी मिल जाएंगे, उनके पर्सनल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा भोलाराम जी, शंकर चौधरी, ये लोग कंटिन्यू लड़ रहे हैं। जब से इस मामला मतलब 80-20 का जो CIB का डिसीजन है, तब से ये बेरोजगार हैं और कंटिन्यू लड़ रहे हैं, ठीक है। और इनको अभी तक जो कैट का डिसीजन है उसका भी पता है, ये लोग दिल्ली भी जाके आए हैं, जयपुर के लिए भी इन लोगों ने परमिशन लिए, तो इन लोगों को अपन बिलीव कर सकते हैं। और इनके जो गाइडेंस है राजमल जी, और शायद राजमल जी को बहुत सारे लोग पर्सनली भी जानते हैं, क्योंकि वो पर्सन 2015 से इस नर्सिंग के हर मामले में जुड़े हुए हैं और हर मामले के लिए वो प्रयासरत है, ठीक है, आप जानते भी होंगे। इवन वो नाउ प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली एम्स, बट फिर भी नर्सेज के बेरोजगार के हक के लिए लड़ाई के लिए वो लड़ते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरा यही है कि आप अलग अलग लड़ने की बजाय आप अपने खुद के प्रयास जारी रखिए, लेकिन कॉमन जो प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, मैं आपको उनके नंबर दे दूंगा, आप उनको व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उनके व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें जुड़िए। अभी व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप आते हैं, इस ग्रुप के साथ जुड़िए, उस ग्रुप के साथ जुड़िए, और कहीं पर भी ढंग की बात होती नहीं, क्योंकि रियली तो उनको पता ही नहीं है कि कौन सी टीम लड़ रही है। अभी मैं आज भी बता रहा हूँ कि रियली लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन सी टीम लड़ रही है, उनके है कि आगे का प्लान क्या है, प्लान किसी का पता नहीं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पर स्टूडेंट 3 लोगों को जोड़ेगा, नरेश जी से कांटेक्ट करवाएगा, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 to 7 डेज में, नेक्स्ट 5 to 7 डेज में अपनी एक टीम बन जाएगी। सेकेंड थिंग्स, नरेश जी को मैंने पर्सनली बोला है, कुछ गर्ल्स भी सपोर्ट कर रही है इस मामले में, गर्ल्स भी मैसेज कर सकते हैं, उनका भी एक अलग ग्रुप बनेगा, कुछ भी अगर टास्क होगा या कुछ भी अगर आगे की रणनीति होगी तो उनके थ्रू भी करवाया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि अभी आगे की क्या रणनीति, मैं दोस्तों आगे की रणनीति खुल के बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन टीम से मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, और जो लोग पर्सनल मेरे को जानते हैं, मिशन आई को जानते हैं, तो मिशन आई ने पहले भी इस मुद्दे पे बहुत सारी बात की है, एटलीस्ट रैली भी करवाई है, 5 to 7 वीडियो डाले होंगे जो आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आगे की रणनीति। 27 नवंबर को अपना जो प्लान है वो है पोस्ट कार्ड अभियान का प्लान। पोस्ट कार्ड में क्या लिखना है उसका मैं मैसेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पोस्ट कार्ड का बिल्कुल एकदम यूनिक मैसेज रहेगा, रियली सभी लड़के आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और मोर देन 10,000 लेटर अगर एक ही डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल मत थिंक कीजिए कि मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक ही होता है, अरे क्यों लड़ूंगा भाई, मुझे तो एक सीट से। उनके लिए बता रहता हूँ कि जिनको एक सीट चाहिए थी ना, उन्होंने 2020 नॉर्सेट में ले ली, ठीक है, जिनको एक सीट चाहिए थी उन्होंने नॉर्सेट 2020 में ले ली। अब वेट कर रहे हो 2020 में मैं एक सीट लूंगा, तो फिर आप वेट ही करते रहना, आप फिर वेट ही करते रहना। तो सबसे पहले तो अपना 27 को ये प्लान है। इसके बाद में आगे के मेरी कुछ जो पर्सनल राय हैं, आप पर्टिकुलर डे को अपन सेलेक्ट करके, वो हमारे जो नरेश जी हैं वो आपको ग्रुप्स के माध्यम से बता देंगे, आप उनके साथ जुड़े रहिए, भोलाराम जी बता देंगे, शंकर जी बता देंगे, ठीक है। आगे का प्लान क्या है, आप किसी पर्टिकुलर डे प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रपति भवन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, अगर किसी एक ही डिपार्टमेंट में एक दिन में अगर मोर देन 2000 कॉल, 2000 से अधिक अगर कॉल जाते हैं ना, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री में और राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन में भूसाल मच जाएगा। ऐसा रियली मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि अभी तक आपकी बात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक प्रॉपर्ली पहुंची नहीं है, और ये अपने को प्रयास करना पड़ेगा। फिर आगे कॉल के बाद में नेक्स्ट डे अपन वापस प्लान कर सकते हैं एक मेल के थ्रू। अगर मेरी मेल आईडी है, पर्सनल मेल आईडी, उस पर अगर मुझे कोई पर्सनल दिन के 10 मेल भी अगर कोई कर दें तो मुझे बहुत इरिटेट लगता है, यार 10 मेल इतने कैसे आते, लेकिन आप तो करोगे मोर देन 3000 5000, तो डेफिनेटली इन मुद्दों के ऊपर आपकी कार्रवाई होगी। फिर पैरेलल बात कर रहे हैं अपन हाई कोर्ट, डेफिनेटली दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ अपन जा रहे हैं, एडवोकेट कंटिन्यू बात करें, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ काम करना पड़ेगा, आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। अभी 80-20 के रिगार्डिंग धरातल पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है, जमीनी लेवल पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अभी मैं बड़ी बड़ी फाक लूंगा, जो भी कर लूंगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला। कोर्ट के थ्रू अपन जाएंगे, साथ में पैरेलल चलेगा, लेकिन कोर्ट का मामला बहुत टेढ़ा है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अपने को साथ में प्लानिंग करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर कुछ होगा तो जयपुर से दिल्ली की तरफ साइकिल का प्लान भी हो सकता है कि साइकिल लेके मोर देन 500 लोग दिल्ली जाए और दिल्ली में वहाँ पे धरना करना पड़े। जो भी अगर आपको करना पड़े वो करना
करना पड़ेगा अगर आपको 80-20 को हटाना है, ठीक है। मेरी मिशन है कि टीम जो भी आपके लिए सपोर्ट रहेगा वो डेफिनेटली आपके लिए करेंगे। अब मैं आपके लिए कुछ आपसे आह्वान कर रहा हूँ, मतलब आपसे अपील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो लोग दूसरे लोगों को भी वीडियो भेजें ताकि सब लोग इस वीडियो को, पूरे मुद्दे को समझ सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप खुद जुड़े नरेश जी से, इसके अलावा आप 3 लोगों को और जोड़िए और उनको भी बोलो 3-3, ताकि 3-3 के अपना एक पूरा एक श्रृंखला बन जाएगी, चेन बन जाएगी। इसके बाद में जो भी आपको टास्क दिया जाता है वो टास्क आपको प्रॉपरली टाइम पे आपको करना है, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा मत थिंक, क्योंकि अभी तक हमने एक प्लान बनाया था कि सब लोग एक छोटा वीडियो 3 मिनट का, 5 मिनट का, आप पूरे दिन ये टिकटॉक पे बनाते हो, स्नैक सेट पे बनाते हो। अरे भाई 3 मिनट का वीडियो बनाने में क्या जाता है, लेकिन मुश्किल से 5 वीडियो भी नहीं आए। कितने? 5 वीडियो भी नहीं आए। क्या बेरोजगार एटलीस्ट 5 वीडियो तो 500 वीडियो तो वो लोग भी बनाते जो नॉर्थ सेट में इसमें क्लियरफाई है। लेकिन सबको क्या, अरे वो मिशन वाले सर कर रहे हैं, अरे राजमल जी कर रहे हैं ना, अरे काजला जी कर रहे हैं। भाई किसी के भरोसे नहीं रहना। आपको जो काम दिया जा रहा है आपको ही काम करना है। अगर आप कल आपको नॉर्थ सेट का फॉर्म भरोगे, आप बोलोगे अरे सोलंकी जी एग्जाम दे देंगे, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। एग्जाम तो आपको ही लेना पड़ेगा, सिलेक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। तो आपको जो भी टास्क दिया जाता है प्रॉपर्ली करना है। तो वीडियो बना के सेंड करना है, पोस्ट कार्ड का हो तो पोस्ट कार्ड भी आपको भेजना है, मेल करना है तो मेल भी आपको करना है। अगर साइकिल लेके दिल्ली भी जाना पड़े तो कर जाना है। कि दोस्तों अभी अगर कुछ भी नहीं किया तो बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है, और ज़िंदगी भर प्राइवेट हॉस्पिटल में घिसने से बेटर है कि अभी 3 महीना, 2 महीने, 1 महीना मेहनत कर लेनी चाहिए। बात करता हूँ कुछ बातें क्या है कि आखिर में गवर्नमेंट्स की राय क्या है, या जो ऊपर जो कमेंट्री बैठती है, जो ऊपर का एडमिन बैठता है, उसमें मैक्सिमम डॉक्टर हैं, उनकी राय क्या रहती है। उनका प्लान है कि नर्सेज को कैसी भी तरह तोड़े। मैं इस प्रोफेशन से 2012 से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ देखता है। वो कॉलेज टाइम में भी मैंने लीड किया एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, तो इस चीज़ को मैं जानता हूँ। 2015 जोधपुर एम्स का एक लेटर निकलता है, जोधपुर एम्स की वैकेंसी निकलती है, जिसमें बोलते हैं जीएनएम को आउट कर दिया जाए। जीएनएम को क्या कर दिया जाए, मतलब नर्सेज की किसी भी भर्ती में एम्स में जीएनएम को नहीं लिया जाएगा। भाई ये कौन सा निर्णय होगा, कौन सी बात होगी भी जीएनएम को नहीं लिया जाएगा। फिर जीएनएम वाले लोगों ने इस चीज़ के लिए अपोज किया, बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है। और जीएनएम और बीएससी के बीच में आपस में फूट डाल ली, ठीक है। जीएनएम बीएससी को अलग कर दिया। फिर बात आती है 2017, 2015 में वापस एम्स में इंक्लूड कर लेते, इतने मतलब बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में। फिर बात आती है 2017 में वापस एम्स ने वही किया जो पहले किया था, जीएनएम बीएससी, जीएनएम को नहीं लेंगे और बीएससी को लेंगे। तो बीएससी वाले भी होगा रहे, हमने तो बीएससी डिग्री की है, जीएनएम क्या आता है, ऐसा कभी मत समझना। जीएनएम वाले भी बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, और आपको मैक्सिमम एम्स में वो लोग भी देखने को मिलते हैं। ईएसए में देखने को मिलेगा, आरआरबी में देखने को मिलेगा, इंडिया का जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे आपको जीएनएम कैंडिडेट मिलेंगे, ठीक है। तो बात आती है कि जीएनएम बीएससी को अलग किया। फिर बात आती है उसके बाद में बात की कि जीएनएम में भी जीएनएम 2 ईयर का एक्सपीरियंस और जीएनएम फ्रेशर को उनको अलग किया। मतलब नर्सिंग के बाद जीएनएम बीएससी, जीएनएम फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले। फिर भी उनको लगा कि लड़के ज़्यादा आते हैं एम्स में और वो डॉक्टर्स की मनमानी नहीं करने देते हैं, डॉक्टर्स की हर किसी बात को नहीं मानते हैं, हर रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया कि भी जीएनएम फ्रेशर्स बीएससी में भी अलग ऐसा कर दो कि भाई गर्ल्स और बॉयज़ को अलग कर दिया जाए। तो अभी जो अपना मुद्दा है 80% एंड 20%, आप कोई भी गर्ल्स आप थिंक कर लीजिए कि 80% कभी भी सही नहीं हो सकता है। जिसमें एबिलिटी रहेगी वो पर्सन कॉम्पिटिशन फाइट करेगा, जो पहले जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। फिर एक बात और बोलना चाहूँगा, आप जिस भी यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं उस यूनियन के लीडर को बोलिए कि आप इस बेरोजगार की एक ही टीम, अलग अलग आप मत बंटना। मैं अभी आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस टीम के साथ आप जुड़िए और जो हो सके इनका हेल्प कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। गर्ल्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, ठीक है, इस मुद्दे पे लड़कों का साथ दीजिए। और लड़के भी किसी भी गर्ल्स को आप दोष मत देना, वापस में बोल रहा हूँ। फिर आगे के लिए जो मेजर अपना जो काम है, आप अपने एरिया में सांसद को मिले। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए एक बात और बोलना चाहूँगा जो आउट ऑफ राजस्थान है, दिल्ली और राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट के हैं,
या राजस्थान का कोई कैंडिडेट अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट्स के ऑपोजिट को लीडर है, जैसे बीजेपी का जो सांसद है उसको नहीं मिलके किसी ऑपोजिट का कांग्रेस का कोई सांसद है उससे भी आप मिलिए, ताकि अपना मामला और अच्छी तरह से वो पेश कर सके। अभी देखो जहाँ तक हिडन इन्फॉर्मेशन आ के आ रही है कि राजस्थान का कोई भी सांसद इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि हर्षवर्धन खुद बीजेपी के हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है और कोई भी मेरे जो टीम ने जो डिसीजन लिया ना वो डिसीजन मैं भी उसको फेवर करूंगा। एक बार सही होगा या गलत होगा मेरी टीम वही फेवर करेगी। तो ऐसा ही हो रहा है राजस्थान इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हर्षवर्धन ने फैसला लिया है सभी मिनिस्टर्स सभी बीजेपी सांसद इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो आपको अपोजिट लीडर पकड़ना पड़ेगा। ये आपके नर्सिंग प्रोफेशन सबसे ऑनेस्ट प्रोफेशन में गिना जाता है, ठीक है, वर्ल्ड के जो ऑनेस्ट प्रोफेशन एक ईमानदार प्रोफेशन के रूप में गिना जाता है। तो अपने लिए एक यूनाइट होने का एक सुनहरा मौका है। तो आओ हम नर्सिंग की इस लड़ाई 80-20 के मुद्दे और नर्सिंग के आगे भी जो भी मुद्दे हो गए मिलके हम सुलझाएंगे। आप इनके साथ जुड़िए और जो भी आपके थ्रू जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, लेकिन टीम का साथ ज़रूर देना दोस्तों। ये लास्ट मौका है, अगर ये मौका अभी जो आग लगी हुई है इस आग को लगाए रखना तो आपका मामला सुलझ सकता है। और 80-20 तो क्या नर्सिंग के हर मामले सुलझ सकते हैं अगर इस तरह की आग रही तो। बाकी अगर इस तरह की आग नहीं रही तो वापस शांत हो गए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और जिनकी फैमिली अच्छी है उनको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक बेरोजगार लड़का जिसकी फैमिली ने 10 लाख रुपए उधार लेके अगर उसको नर्सिंग कराई है वो मर जाएगा। उस गरीब का जरूर सोचना, गर्ल्स भी थिंक करना, बॉयज़ भी थिंक करना, और अगर कोई नर्सिंग के कोई लीडर भी अगर देख रहा है वो भी इस चीज़ को जरूर थिंक करना। थैंक यू। जय नर्सेज, जय भारत, जय इंडिया।